नमस्कार दोस्तों, मैं एस के कटारिया एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं और स्काई एजुकेट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा की जो वीडियो सीरीज चल रही थी उसके 16 वीडियो हम पहले देख चुके हैं और अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं पुनः आपके साथ आ गया हूं जिसमें हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो 16 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। क्रमबद्ध तरीके से यदि आप देखते हुए आगे चलोगे तभी आप शिक्षण विधियों को सही ढंग से पढ़ पाओगे। तो आज का वीडियो का भाग 17 है जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा दक्षता का विकास। आपके पाठ्यक्रम का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे पहले हम संस्कृत की शिक्षण विधियां कंप्लीट पढ़ चुके हैं, वो भी आपको अपनी मोबाइल ऐप में मिल जाएंगी। ये 16 वीडियो जो पिछले हैं और इसके आगे वाले ये भी आपको मोबाइल ऐप में मिलेंगे, यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे। मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पूरे वीडियो सीक्वेंस से मिलेंगे, दूसरा डिस्टरबेंस बीच में नहीं होगा। नाम बता देता हूं मोबाइल ऐप का, स्काई एजुकेयर नाम है जो अपने चैनल का है। कई बच्चे स्काई एजुकेशन लिख देते हैं तो वहां पर आप ऐप में नहीं पहुंच पाओगे। स्काई एजुकेयर लिखना है, ठीक है, SKYEDUCARE। ये नाम आप लिख करके सर्च करेंगे तो आपको वहां पर अपना मोबाइल ऐप मिल जाएगा और उस मोबाइल ऐप में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब आपका समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के दौरान एक टॉपिक जिसका नाम है भाषा दक्षता का विकास। देखिए, भाषा आप सभी जानते हैं, हर कोई भाषा बोल लेता है। एक छोटा बच्चा भी बोलता है, एक बहुत बड़ा विद्वान भी बोलता है। तो यहां पर सिर्फ भाषा का विकास की बात नहीं हो रही है, भाषा दक्षता के विकास की बात हो रही है। आपने भाषा कौशल में पढ़ा होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो मैंने आपको उसमें यह बताया था कि केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ही भाषा कौशल नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनना ताकि वक्ता के आशय को ग्रहण कर पाए, और ध्यानपूर्वक बोलना, बोधपूर्वक बोलना ताकि श्रोता को हम अपना आशय समझा पाए। उसी प्रकार से पढ़ना और लिखना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, बोधपूर्वक पढ़ना और बोधपूर्वक लिखना ताकि पढ़ने वाले को अपने अर्थ का ग्रहण हो जाए। उसी प्रकार से भाषा दक्षता का विकास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा में दक्ष होना, कुशल होना, निपुण होना, सक्षम होना, वेल स्किल्ड होना, दक्षता को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी। तो स्किल्ड आप जब तभी हो पाएंगे जब आप भाषा के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए, भाषा दक्षता का संबंध जो है वो केवल ज्ञान प्रदान करने या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने के विभिन्न कौशलों में दक्ष बनना या दक्ष बनाना है। हम अध्यापक ट्रेनिंग के दौरान भाषा दक्षता का विकास इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम बच्चों को भाषा में दक्ष बना पाएं। तो इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में किस तरह से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो भाषा दक्षता कब हासिल होती है? जब आप भाषा के विभिन्न पहलुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लेखन को भी, वाचन को भी, बोलने को भी, यानी वाचन और वदन या एक ही चीज हो गई है। तो उच्चारण आपका जो है वो शुद्ध होना चाहिए। लिखते समय लिपि या वर्तनी का ज्ञान आपको होगा तो आप शुद्ध लिख पाएंगे। व्याकरण का आपको ज्ञान होना चाहिए, विराम चिन्हों का आपको ज्ञान होना चाहिए, वचन लिंग का ज्ञान होना चाहिए, काल का ज्ञान होना चाहिए, विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से इन तमाम चीजों का यदि आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप भाषा में दक्ष होंगे और व्यवहारिक रूप में जब आप भाषा बोलेंगे तो सभी यही कहेंगे कि वास्तव में क्या हिंदी बोलता है या क्या संस्कृत बोलता है, सुनते ही जाओ, प्रोफेशनल हो जाओगे आप उस भाषा की। और आपका प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है ताकि आप विद्यालयों में बच्चों को सही ढंग से शिक्षण प्रदान कर पाओ। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक बिंदु पर ध्यानपूर्वक चर्चा करते हैं। वीडियो के जस्ट पिछले भाग में पार्ट नंबर 16 में हम सूक्ष्म शिक्षण को ध्यानपूर्वक पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये भी देखिएगा।
और साथ में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, स्काई एजुकेयर की मोबाइल ऐप में रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए गए हैं। कोर्स को ओपन कर दिया गया है, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर प्राइस का लाभ ले सकते हैं। केवल 799 में आपको अभी कंप्लीट कोर्स मिल रहा है रीट लेवल 1 का। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, पूरा सिलेबस, एक भी चीज आपको बाहर से नहीं पढ़नी पड़ेगी। पूरे डिजिटल बोर्ड के वीडियो हैं, साथ में आपको महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। विषय विशेषज्ञों की टीम है जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर लोगों ने ये कोर्स बनाया है। तो आप सभी इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। पूरे राजस्थान में चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतना बेहतरीन कोर्स आपको इस प्राइस में कोई नहीं दे सकता। 799 में रीट लेवल 1, 899 में रीट लेवल 2 एसएसटी और इसी सेम प्राइस में आपको साइंस और मैथ का कोर्स भी अपनी मोबाइल ऐप में मिल रहा है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और मोबाइल ऐप का नाम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा SKYEDUCARE। स्काई एजुकेशन ना लिखें, स्काई एजुकेयर लिखें और इस तरह का ऐप दिखेगा जिसमें ये SE लिखा हुआ लोगो आपको दिखेगा। वो ऐप आप इंस्टॉल करें और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब बिना रुके अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अपना टॉपिक का नाम है भाषा दक्षता का विकास। शिक्षण विधियों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो भाषा दक्षता की बात की जा रही है यहां पर। आप भाषा तो बोल लेते हैं, कोई भी बोल लेता है, लेकिन दक्षता से बोलना, दक्षता से लिखना और दक्षता से व्यवहार में लाना, वर्तनी का ध्यान रखना, लिंग वचन काल का ध्यान रखना, ठीक है, उच्चारण का ध्यान रखना, व्यवहारिक शब्दावली का ध्यान रखना और शब्द भंडार आपका बहुत सारा होना चाहिए। व्याकरण सम्मत भाषा आप बोल पाएं, तब जाकर के भाषा में दक्ष कहलाते हैं। तो इस दक्षता का विकास कैसे हो सकता है ये हमें पढ़ना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाषा दक्षता का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने के विभिन्न कौशलों में दक्ष होना है। विभिन्न कौशलों में यदि आप दक्ष हैं तब आप भाषा का विकास कर पाएंगे और भाषा कौशल में आप दक्ष हो पाएंगे। दक्ष मीन्स निपुण, वेल स्किल्ड, सक्षम, प्रवीण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी। तो एक तो भाषा को साधारण रूप से बोलना, एक दक्षता के साथ बोलना, उच्चारण का ध्यान रखते हुए, बोधपूर्वक बोलना, तब जाकर के भाषा में दक्ष होते हैं। तो भाषा की जो प्रमुख दक्षताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सुनना, यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना कि वक्ता क्या कह रहा है, उसका उसके पीछे निहित अर्थ क्या है और उसका आशय क्या है, इस तरह से सुनना। और बोलना, अर्थपूर्ण बोलना, बोधपूर्वक बोलना और श्रोता को अपना आशय समझा देना बोलना होता है। आपने भाषा कौशल के सोपानों में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन के बारे में सुना होगा। इनके क्रम को भी देखा होगा। एक वैज्ञानिक क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और उसके बाद लिखना। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। परीक्षा में क्रम पूछा जाता है उनका। तो भाषा की जो प्रमुख दक्षताएं हैं वो आप देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, ये तो भाषा कौशल के सोपान हैं ही। साथ ही साथ विचारों का बोधन, जो आप बोल रहे हो उनका बोध होना चाहिए और जो सामने वाला बोल रहा है उसका भी बोध आपको करना चाहिए। तो विचारों का बोधन होना चाहिए, यानी ध्यानपूर्वक उसका अर्थ समझना चाहिए, उसके पीछे निहितार्थ कौन सा है। और विचार शक्ति को बढ़ाना चाहिए। विचार करने की आपकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी जब आप भाषा में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आप अर्थ को ग्रहण कर पाएंगे और ग्रहण करेंगे तो क्रिएटिविटी आएगी और तब आप विचारों का बोधन भी कर पाएंगे। व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण दो तरह से होती है, एक तो आप व्याकरण के एक्सपर्ट हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको व्यावहारिक व्याकरण कम से कम आनी ही चाहिए। जैसे शुद्ध उच्चारण हो गया, शुद्ध लेखन हो गया, शुद्ध भाषण हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। स्व अधिगम, खुद ने पढ़ा या सुना, उसके बाद में उसका खुद के व्यवहार में परिवर्तन कर लेना, वो होता है स्व अधिगम। अपने आप अधिगम करना, अपने आप सीख कर व्यवहार में परिवर्तन करना, भाषा का प्रयोग बोधपूर्वक करना और शब्द भंडार पर आपका अधिकार होना, ये सारी भाषा की दक्षताएं हैं।
परीक्षा में पूछा जाए तो याद रखना आपको। ये सारी क्या है, भाषा की दक्षताएं हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा जो है वो अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का सबसे उत्तम साधन है। भाषा जो है वो भाव और विचारों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। इसके अलावा भी भाव और विचारों को व्यक्त करने के साधन होते हैं, जैसे चित्र दिखाकर, विभिन्न क्रियाकलाप करके या कोई वस्तु दिखाकर भी हम अपने भाव और विचारों को कह सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम बोलकर भाषा के माध्यम से बताते हैं वैसा नहीं कर सकते। लेकिन हमें भाषा में दक्ष होने के साथ साथ इन क्रियाकलापों को भी ध्यान से समझना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम बोल नहीं पाते, तो हमें विभिन्न वस्तु या चित्रों का अर्थ समझना चाहिए ताकि हम अपनी बात को उनके माध्यम से भी कह सकें। ठीक है, तो भाषा दक्षता का विकास करने के लिए, ये भाषा दक्षता जो है इसका विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाषा के विभिन्न तत्वों, वैचारिक विषय वस्तु, रचना के विविध रूपों तथा साहित्य की विविध विधाओं की जानकारी आवश्यक है। यानी भाषा में दक्ष बनना है। यहां हम साधारण भाषा बोल लेने की बात नहीं कर रहे हैं, भाषा का एक्सपर्ट बनना है। बोलने में शुद्धता होनी चाहिए, उच्चारण की शुद्धता, लेखन की शुद्धता, वर्तनी की शुद्धता जिसको कहते हैं। तो इसके साथ साथ आपको साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे कोई मुहावरे में कोई बात कहता है तो उसका अर्थ भी आप समझें कि इसका जो लाक्षिक अर्थ जो है वो क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा की दक्षता का विकास करने के लिए भाषा के विभिन्न तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, रचना के विविध रूपों का ज्ञान होना चाहिए और साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। सभी की थोड़ी थोड़ी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, तभी आप भाषा में दक्ष बन पाएंगे। अब देखिएगा, भाषा की ये जो प्रमुख दक्षताएं हैं, इन सभी दक्षताओं का विकास बच्चे में कब हो जाना चाहिए या हमें कब उसमें इन सभी दक्षताओं का विकास कर देना चाहिए, ये आपको ध्यान से समझना है। यही मेन मुद्दा है जहां से आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। तो भाषा की जो प्रमुख दक्षताएं हैं, इन सभी का विकास, ये साधारण दक्षताएं हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचारों का बोधन करना, व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान होना, भाषा का प्रयोग कर लेना और शब्द भंडार पर अधिकार प्राप्त करना, ये सभी कक्षा 5 के अंत तक आते आते सभी विद्यार्थियों में हो जाना चाहिए। भाषा से संबंधित वर्णित इन कौशलों या दक्षताओं का पूर्ण विकास कक्षा 5 के एक बच्चे में आपको करवा देना चाहिए या बच्चे में हो जाना चाहिए। ये दक्षताएं कक्षा 5 तक क्रमबद्धता से चलती रहनी चाहिए, यानी क्रमबद्धता से चलती रहनी चाहिए। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, फिर विचारों का बोधन, फिर व्याकरण का ज्ञान, फिर स्वादिगम, फिर भाषा का प्रयोग, शब्द भंडार पर अधिकार। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से इनको चलाना चाहिए। यदि किसी दक्षता का एक कक्षा में पूरी तरह विकास नहीं हो तो अगली कक्षा में उस दक्षता को फिर से सिखाना चाहिए, उसकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। क्योंकि हम जब एक दक्षता को सीखने के बाद दूसरी सीखेंगे क्रमशः, तभी हम पूर्ण रूप से इन दक्षताओं का विकास कर पाएंगे। यदि एक भी दक्षता छूट जाती है बीच में तो पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा भाषा शिक्षण का। मान लीजिए सुनना सही हो रहा है, बोलना नहीं आ रहा, तो पढ़ना और लिखने में बाधा आएगी। सुनना, बोलना और पढ़ना आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा, तो आगे वाले इन सभी में बाधा आएगी। इसलिए इन सभी दक्षताओं का क्रमबद्ध तरीके से विकास आवश्यक है। अतः पहले इन दक्षताओं का विकास कर लें और तभी आगे की दक्षताएं सिखाई जाएं, क्योंकि आगे वाली दक्षता सीखी हुई दक्षता पर आधारित होती है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक वैज्ञानिक क्रम है जो भाषा कौशल में हम पढ़ चुके हैं, जिसको LSRW एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम याद रखते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही भाषा के कौशलों का विकास का सही क्रम है। तो इसी प्रकार से इन सारी दक्षताओं का भी क्रमबद्ध तरीके से हमें अध्ययन करना चाहिए। इन भाषा दक्षताओं की दूसरी विशेषता यह है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। छात्रों में इन दक्षताओं को रुचिकर ढंग से विकसित करने के लिए विद्यालय में समय समय पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजक अध्यापन अधिगम क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे कहानियां सुनाना,
अभिनय, पहेली प्रतियोगिता, चुटकुले, गीत, शब्दों के खेल, नाद, विवाद प्रतियोगिता, सामूहिक विचार विमर्श, घटनाओं का वर्णन, ये सभी क्रियाकलाप वो हैं जो बच्चों में मनोरंजन पैदा करती हैं और इनके माध्यम से आप अपने भाषा दक्षता का विकास बच्चे में आसानी से करवा सकते हैं। रोचक बाल पुस्तकों के पठन, चित्रमय कोश के अध्ययन, चित्रमय कोश यानी ऐसे जो कोश आते हैं जिनमें चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ होता है, तथा सहपाठियों के बीच सामूहिक कार्यकलापों को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों में स्वतः अधिगम के कौशल एवं भाषा के व्यवहारिक प्रयोग को विकसित किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनोरंजक ढंग से यदि हम भाषा दक्षता का विकास करें तो बच्चे में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 5 तक के बच्चों में इतना अधिक बोध नहीं होता, इसलिए उनको मनोरंजक ढंग से कहानियां सुनाकर, अभिनय, पहेली, गीत, चुटकुले, इनके माध्यम से हम उनकी भाषा की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न यह बनेगा कि भाषा दक्षता का उद्देश्य क्या है। कोई आपसे पूछे कि प्रायः सभी भाषा बोलते ही हैं, दक्ष बनकर बोलने की क्या आवश्यकता है, भाषा तो सभी बोल लेते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है दक्ष बनाने का, वो समझिए। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्णों और शब्दों का शुद्ध उच्चारण, उनके भेद, मुहावरों का प्रयोग, साधारण वाक्य रचना और व्याकरण सम्मत भाषा आदि का ज्ञान प्राप्त करना भाषा दक्षता के विकास का उद्देश्य है। यानी बच्चे वर्णों और शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर पाएं, क्योंकि शुद्ध नहीं बोलने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उनके भेद किसके, वर्ण और शब्दों के। मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मुहावरे एक जीवंत उदाहरण लिए हुए होते हैं और अपने उद्देश्य को समझाने के लिए एक छोटा सा वाक्य होता है मुहावरा, जो लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट कर देता है और अपनी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। तो मुहावरों का प्रयोग, साधारण वाक्य रचना, व्याकरण सम्मत भाषा आदि का ज्ञान प्राप्त करवाना भाषा दक्षता का उद्देश्य है, ताकि आप शुद्ध बोल पाएं, शुद्ध लिख पाएं और आपको व्याकरण का ज्ञान भी हो, ताकि आप सही अर्थ को ग्रहण कर पाएं और श्रोता को अपनी बात को अर्थपूर्वक कह सकें। पढ़ाए गए पाठों की वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, जो भी पाठ पढ़ाए गए हैं उनकी वैचारिक विषय वस्तु। देखिए, शब्द को पढ़ लेना, जैसे मैंने रीडिंग लगा दी किसी पाठ की लेकिन अर्थ नहीं समझ पाया, तो इसके लिए जरूरी है कि वैचारिक विषय वस्तु, उनके विचारों को आप समझें कि क्या लिखा गया है, लेखक कहना क्या चाहता है, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप भाषा को समझने में दक्ष होंगे। ठीक है। रचना के विविध रूपों, रचना विविध रूप में होती है, लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है। जैसे एक गीत है वो लिखा हुआ भी है, एक गा के भी सुनाया जाता है, तो दोनों रूपों का ज्ञान होना चाहिए। भाषा जो है वो दो प्रकार में मूल रूप से होती है, एक तो मौखिक जो केवल सुनाई देती है, दिखती नहीं है, और एक उसका मानक रूप होता है लिखा हुआ, लिपि के रूप में। तो उनके दोनों रूपों का ज्ञान आपको प्राप्त हो, ये भाषा दक्षता करने का उद्देश्य है या भाषा में दक्ष बनाने का उद्देश्य है। बोध सहित सुनने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर व लिखकर अपनी बात को कहने की योग्यता प्राप्त करना। अगर आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। यदि आप प्रभावी ढंग से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो सभी सुनेंगे और अर्थ भी समझेंगे। यह मेन उद्देश्य है। अगर आप अपनी बात को दूसरे को समझाने में असमर्थ हैं तो आपका बोलना बेकार है, आपका लिखना बेकार है। तो ऐसी योग्यता आप में होनी चाहिए कि आप प्रभावी लिखें, प्रभावी बोलें। भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। भाषा के कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना भाषा दक्षता के विकास करवाने का उद्देश्य है। भाषा व साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना भी इसका उद्देश्य है, ताकि आप अर्थ ग्रहण कर पाएंगे तो आप में रुचि पैदा होगी और आप उस इतिहास को जानेंगे, उस साहित्य को जानेंगे, उस रचना को जानेंगे। भाषा दक्षता का विकास करने के लिए हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला है शुद्ध उच्चारण। आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और अध्यापक का उच्चारण शुद्ध होगा तभी बच्चे का उच्चारण शुद्ध हो सकता है।
बच्चा अध्यापक को आदर्श मानता है, और यदि अध्यापक शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चे भी शुद्ध उच्चारण करेंगे, ये संभावना बनती है। तो शुद्ध उच्चारण का महत्व है भाषा में दक्ष होने के लिए, और इसके लिए आपको उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना चाहिए, और व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए, कौन से शब्द की बनावट किस तरह की होती है, उसका क्या बोला जाता है। ठीक है। लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान, अक्षरों की बनावट, जो अक्षर हम मौखिक रूप से, जो शब्द हम मौखिक रूप से बोलते हैं, वो जब लिखे हुए होते हैं, उन वर्णों की लिखित आकृति को हम लिपि या वर्तनी कहते हैं। तो वर्तनी का आपको ज्ञान होना चाहिए, लिपि का ज्ञान होना चाहिए, भाषा के मानक रूप का आपको ज्ञान होना चाहिए। शब्द भंडार पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और शब्द रचना का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है, तभी आप भाषा में दक्ष बन पाएंगे। मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग आपको आना चाहिए, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां जीवंत उदाहरण होती हैं किसी भी विषय वस्तु को जोड़ने के लिए, उसका अर्थ प्रकट करने के लिए, उसके लक्षणों के आधार पर कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए। वाक्य रचना और वाक्य शिक्षण का ज्ञान आपको होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग आपको करना आना चाहिए। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये सारे जो विराम चिन्ह हैं, इनका प्रयोग आपको करना आना ही चाहिए। व्याकरण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण आपको आना चाहिए, तभी आप बच्चे को सही से अर्थ समझा पाएंगे। आगमन निगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, और इन दोनों को जोड़कर आगमन निगमन बनाई जाती है। इस तरह से इन शिक्षण विधियों का ज्ञान आपको होना चाहिए, और वाक्य विश्लेषण का ज्ञान भी आप में होना चाहिए। तो ये वो तत्व हैं जिनके माध्यम से भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है। तो शुद्ध उच्चारण किस तरह से किया जा सकता है और बच्चों को किस तरह से शुद्ध उच्चारण करवाया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। भाषा की जो मूल प्रकृति है वो मौखिक होती है, यानी भाषा मौखिक ही होती है मूल रूप से। बस उसका वो स्वरूप बनाए रखने के लिए, उसमें डैमेज ना आए, भाषा विकृत ना हो, इसके लिए व्याकरण होती है, और उस व्याकरण के द्वारा उसके नियम बताए जाते हैं, और एक मानक रूप होता है भाषा का, जिसको लिपि के माध्यम से लिख दिया जाता है, तो भाषा मूर्त रूप में आ जाती है। तो वैसे कोई आवश्यकता नहीं है किसी भाषा को लिखने की, लेकिन यदि हमें उसके आकार, उसके स्वरूप को बनाए रखना है, तो हम लिपि का सहारा लेते हैं, और लिपि में ऐसे चिन्ह होते हैं जो हम, जिसकी पहचान करके हम बोलते हैं उनको, और भाषा को एक लिखित रूप में मूर्त रूप दे सकते हैं। तो मूल प्रकृति उसकी केवल मौखिक ही है भाषा की। अतः भाषा दक्षता के लिए आवश्यक है कि हम शुद्ध उच्चारण के महत्व को जानें, तभी हमें कक्षा शिक्षण में सफलता प्राप्त होगी। शुद्ध उच्चारण हेतु आवश्यक है कि शब्द स्तर से लेकर वाक्य स्तर तक विद्यार्थियों की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें अनेक प्रकार के अभ्यास करवाए जाएं। ठीक है, साधारण सी लाइन है, अर्थ आप समझ गए होंगे कि शब्द से लेकर वाक्य तक विद्यार्थियों की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल वाक्य बनाए जाएं और उनको सिखाए जाएं। उच्चारण के माध्यम से शब्दों, शब्द युग्मों, और उसके बाद वाक्यांशों, और उसके बाद पूरे वाक्य का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। पहले शब्द का उच्चारण में कि शब्द का उच्चारण करो, फिर शब्द युग्मों का, फिर वाक्य के अंश का, और फिर पूरे वाक्य का। इस तरह से इस क्रम को अपनाकर अभ्यास कराया जाना चाहिए। उच्चारण की प्रक्रिया शब्द स्तर के अभ्यास से आरंभ होकर वाक्य और वार्तालाप के अनुच्छेद तक चलती रहनी चाहिए। यानी पहले शब्द, फिर वाक्यांश, फिर वाक्य, और फिर गद्यांश आ जाता है, फिर आपका पूरा अनुच्छेद आ जाता है। इस तरह से इससे विद्यार्थी भाषा व्यवहार में दक्षता प्राप्त करेंगे। अनुस्वार, अनुनासिक आदि शिक्षण बिंदुओं पर अभ्यास कराया जाना चाहिए। अभ्यास तब तक कराया जाए जब तक विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण की स्थायी आदत का निर्माण ना कर ले। अभ्यास के निर्माण एवं कक्षा शिक्षण में सरलता से कठिनता का क्रम अपनाया जाना चाहिए। यानी पहले सरल सरल चीजें बताई जाएं, फिर धीरे धीरे कठिनता की तरफ बढ़ना चाहिए। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे और उनका उच्चारण भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक का उच्चारण भी शुद्ध हो, क्योंकि कहा गया है कि एक कुशल शिक्षक वही है जिसकी वाणी में 6 गुणों का समावेश हो। 6 गुण कौन कौन से? मधुरता, यानी वाणी मधुर होनी चाहिए। बच्चे डरे नहीं, बल्कि बच्चे आनंद के साथ, मधुरता के साथ उसका आनंद लेते हुए उसको समझे, उसका अधिगम करें और खुद बोलने का प्रयत्न करें। तो वाणी मधुर होनी चाहिए।
अर्थ की स्पष्टता, अर्थ जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। पदों का अलग अलग करके ठीक बोलना, पदों को टुकड़ों में विभाजित करके सही ढंग से बोलना अध्यापक के लिए जरूरी है। और उचित स्वराघात, उचित स्वराघात का मतलब यह है कि पढ़ाते समय जिस शब्द पर अधिक जोर देकर बोलना है उसको जोर देकर बोला जाए, जिसको धीरे बोलना है उसको धीरे, जिसको अचानक लय के साथ बोलना है, उतार चढ़ाव के साथ बोलना है, तो वो स्वराघात कहलाता है। तो उसके साथ उच्चारण करना चाहिए। धैर्य होना चाहिए अध्यापक में, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धैर्य के साथ शिक्षण करे। और लय की क्षमता होनी चाहिए, अध्यापक एक लय के साथ पढ़ाए, ऐसी क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो एक कुशल शिक्षक के ये 6 गुण माने गए हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कुशल शिक्षक के 6 गुण कौन से हैं या इनमें से कौन सा गुण नहीं है। अब यहां पर देखिए, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान। लिपि क्या होता है, वर्तनी क्या होता है, ये समझिए पहले तो। लिपि भाषा को दृश्य और स्थायित्व रूप प्रदान करने का कार्य करती है। कौन? लिपि। हम जो भी बोलते हैं ये दिखता नहीं है, केवल सुनता है। तो जो सुनता है और जो हम बोलते हैं उसको एक दृश्य रूप, यानी हम उसको देख भी पाएं, इसके लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? लिपि की। तो लिपि क्या है? उन ध्वनि या उन अक्षरों का वो रूप है जिनको हम चिन्हों के माध्यम से उकेर देते हैं, यानी प्रतीक चिन्हों की परंपरागत व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो हम जो बोलते हैं उनके उसके कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं, स्वर और व्यंजन करके, ठीक है। तो उनको अक्षरों को जब हम लिख देते हैं और उनका एक लिखित रूप उकेर देते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। उसको एक आकार दे देते हैं शब्दों को, तो वो लिपि कहलाता है। तो वर्ण प्रतीकों की जो परंपरागत व्यवस्था है उसको लिपि कहते हैं। लिपि व्यवस्था भाषा को स्थायित्व और मानक रूप देती है, उसे विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। जो हम बोलते हैं उसको स्थायी रूप देने में लिपि का योगदान है। अगर लिपि नहीं होती तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिख नहीं पाते, और लिख नहीं पाते तो हम जो बोल रहे हैं उसका रूप धीरे धीरे विकृत हो जाता, क्योंकि समय के साथ साथ शब्द बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां के लोग उसको अलग तरह से उच्चारण करते हैं, और तीसरी जगह के लोग उसको अलग तरह से करेंगे, चौथी जगह के लोग उसको अलग तरह से उच्चारण करेंगे। लेकिन लिखित रूप जो है वो विकृत नहीं होता, वो सेम वैसा ही रहेगा, इसलिए हम उसकी शुद्धता बनाए रख पाते हैं। शुद्ध लेखन के लिए लिपि और वर्तनी का ज्ञान आवश्यक है। अब ये वर्तनी क्या है तो देखिएगा, वर्तनी क्या है? पारंपरिक रूप से हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को लिखते हैं उसे वर्तनी कहते हैं। यानी ये जो लिपि जो है ये तो प्रतीक चिन्हों को कहते हैं, लेकिन हम जो बात उसमें बोलते हैं, जो चीज कह रहे हैं, जो शब्द हम कह रहे हैं, उन शब्दों का सही सीक्वेंस में सही मात्राओं का प्रयोग करते हुए शुद्ध रूप से लिख देना वर्तनी होता है, सीक्वेंस से लिखना। तो भाषा के मानक रूप में उसके शब्दों के अंतर्गत ध्वनियों का जो अनुक्रम है उसी के अनुरूप लिखित रूप में वर्णों एवं अक्षरों का क्रम नियोजन शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो वर्तनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शुद्ध लेखन। जो हम बोलते हैं उसको लिखित रूप देते हैं वो तो लिपि, और शुद्ध रूप वर्तनी के उद्देश्य वर्तनी के माध्यम से आप लिख सकते हैं। यानी आपको ज्ञान होना चाहिए वर्तनी का। विद्यार्थी वर्तनी नियमों के अपूर्ण ज्ञान, उच्चारण में बोलियों के प्रभाव, यानी अलग अलग स्थान पर बोलियां अलग अलग तरह से बोली जाती है, और आप कई बार देख के बता देते हैं, सुन के बता देते हैं कि ये उस स्थान का व्यक्ति है, फला फला व्यक्ति उस स्टेट का है या उस स्थान का, क्योंकि वहां की जो टोन होती है, जो एक्सेंट होता है वो अलग होता है, तो उसमें क्षेत्रीयता का प्रभाव आता है। तो वर्तनी क्या करती है? उस प्रभाव को कम करती है। असावधानी और अति शीघ्रता से लिखने आदि के कारण वर्तनी में अशुद्धियां कर देते हैं अक्सर बच्चे, तो वर्तनी का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा दक्षता का विकास करने के लिए शब्द भंडार होना चाहिए आपके पास, और शब्द रचना का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि शब्द क्या है?
तो शब्द ऐसी सार्थक इकाई है किसी भी भाषा की जिसका कोई अर्थ निकले। यानी शब्द किसी न किसी वस्तु, भाव या विचार का प्रतीक चिन्ह है। ऐसा ध्वनि समूह है जिसका कोई अर्थ निकले तो वो शब्द है। प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से वह भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। जिस विद्यार्थी के पास जितनी अधिक शब्द संपदा होती है वह उतनी ही जल्दी और अच्छी तरह विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल फैक्ट है। जिसका शब्द भंडार ज्यादा है वो उतनी ही जल्दी बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है? कोई कह दे कि आपने ये तो बता दिया कि शब्द भंडार हो, लेकिन कहां से होगा ये भंडार? इसके लिए शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। डिक्शनरी आपको साथ में ही रखनी चाहिए। एक आजकल मोबाइल में डिक्शनरी आती है, तो तुरंत किसी भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए तो देखो वहां पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ दिए हुए होते हैं, तो उससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। अतः विद्यार्थियों में उन विभिन्न अर्थों में से प्रयोग के अनुसार सही अर्थ खोज लेने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको शब्दकोश रखना चाहिए। विद्यार्थी व्याकरण के अनुसार शब्द के भेद को जानने के लिए भी कोश का सहारा ले सकते हैं। कोश में शब्द किस स्रोत से आया इसका उल्लेख भी रहता है। संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आए शब्द के सामने उस भाषा का संकेत दिया रहता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दकोश का भंडार करने के लिए शब्दकोश का नहीं, शब्द भंडार करने के लिए शब्दकोश का सहारा आपको लेना चाहिए। और साथ ही साथ एक विद्यार्थी को स्वाध्याय के लिए प्रेरित रहना चाहिए और शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। जितना अधिक बच्चा पढ़ेगा, जितना अधिक विद्यार्थी ग्रहण करेगा, उतना ही उसका शब्द ज्ञान बढ़ेगा। तो उसको विभिन्न पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ज्ञानवर्धक पुस्तकें, प्रेरक पुस्तकें और जो रुचिकर पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी पढ़नी चाहिए। और शिक्षक को बच्चे को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक क्या होता है ये समझिए। शिक्षक को अपनी बातचीत, व्याख्या, शिक्षण कार्यों के लिए अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त भाषा का अनुकरण करने में विद्यार्थी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो एक आदर्श शिक्षक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी बातचीत, अपनी व्याख्या और अपनी शिक्षण शब्दावली में उचित शब्दावली का प्रयोग करे। शब्द संग्रह की प्रवृत्ति का विकास बच्चों में किया जाना चाहिए। भाषा दक्षता में विकास करने के लिए एक और पहलू है जो आपको उसमें और ज्यादा दक्ष बनाता है, और वो है मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्ति। देखिए मुहावरा क्या है समझिएगा। मुहावरा एक वाक्यांश या पदबंध होता है। जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे, लक्षणों के आधार पर अर्थ को प्रकट करे, तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उसने अपना पेट काटकर लड़के को पढ़ाया, तो यहां पर लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट हो रहा है। पेट काटना मुहावरा है, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा इस वाक्य में। ठीक है, तो मुहावरे का प्रयोग यदि हम अपने भाषा में करेंगे तो हम ज्यादा दक्ष होंगे, क्योंकि भाषा को सशक्त और सजीव बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जन सामान्य के कंठ में बसी हुई और भाषा में घुले मिले इस तरह से होते हैं कि कोई भी व्यक्ति सहजता से इनका अर्थ समझ पाता है और आनंद विभोर हो उठता है। तो विद्यार्थियों को भी आप भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का यथोचित प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। यह अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य पर आश्रित होते हैं। मुहावरों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उसने अपना पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो यहां पर पेट काटना मुहावरा है जिसका वाक्य में अलग से कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। लोकोक्तियां मुहावरों की तरह वाक्य का अंग नहीं बनती हैं। यहां पर लोकोक्ति और मुहावरे दोनों की बात की गई है। तो मुहावरे वाक्य का अंग बन जाते हैं, लेकिन लोकोक्तियां वाक्य का अंग नहीं बनती, वरन वे पूर्ण वाक्य होती हैं, स्वतंत्र रूप से अलग वाक्य होती हैं। जैसे कोयल होए न उजली, सो मन साबुन लाए, कि सो मन साबुन
लगाने के बाद भी कोयल जो है वो उजली नहीं हो सकती, उसका काला रंग जो है वो जा नहीं सकता। तो ये एक लोकोक्ति है। और उसने अपना पेट काट कर लड़के को पढ़ाया, इसका मतलब यह है कि बहुत कम संसाधनों में या संसाधनों के अभाव में भी उसने कैसे भी व्यवस्था करके स्वयं तकलीफ को सहन करते हुए कम खा करके भी अपने लड़के को पढ़ाया। ठीक है, तो इस तरह से तो मुहावरा कौन सा है? मुहावरा एक वो है जो वाक्य का अंग बन जाता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण रूप से एक वाक्य होती है जिसका एक निर्धारित अर्थ होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों पर कक्षा स्तर के अनुसार विद्यार्थियों से चर्चा कर उनके अर्थ प्रयोग द्वारा स्पष्ट किए जाने चाहिए। पाठों में आए मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ और प्रयोग पाठ पढ़ाते समय ही यथा प्रसंग बता देना चाहिए। सभी विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से पठित मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला बिंदु है वाक्य रचना शिक्षण। यदि आप भाषा में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो वाक्य रचना का ज्ञान आपको होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि वाक्य क्या है? तो वाक्य ऐसे पदों का समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ को निहित करने की शक्ति होती है। यानी वाक्य विशिष्ट क्रम में संयोजित ऐसे सार्थक पदों का समूह है जिसमें परस्पर योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, इन तीनों का पाया जाना सम्मिलित होता है। ठीक है, तो भाव एवं विचारों की स्पष्टता, संप्रेषणीयता शुद्ध वाक्य रचना पर ही निर्भर करती है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चे को वाक्य रचना का ज्ञान भी होना चाहिए। वाक्य रचना का ज्ञान क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चा शुद्ध हिंदी वाक्यों की रचना का ज्ञान प्राप्त कर पाए। वाक्य विश्लेषण का ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए। वाक्य विश्लेषण का तात्पर्य है कि पदों के वाक्यों या पदों को पृथक पृथक करना, वाक्य के टुकड़े टुकड़े करना और उसका व्याकरणिक अर्थ प्रकट करना, उसके व्याकरणिक अर्थ को समझना। जैसे समास युक्त पद है, कोई संधि युक्त है तो उसका संधि विच्छेद या समास युक्त का समास विच्छेद करके समझना। तो इन पदों या पदबंधों को पृथक करने की प्रक्रिया से वाक्य रचना को समझने में सहायता मिलती है। इससे वाक्य के विभिन्न घटकों, उद्देश्य, विधेय के परस्पर संबंध और वाक्य के सही क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। सरल वाक्यों के विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता का विस्तार बताया जाता है, उसके विधेय के अंतर्गत क्रिया और क्रिया का विस्तार बताया जाता है, कर्म और कर्म का विस्तार, पूरक और पूरक का विस्तार बताया जाता है। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में मुख्य उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य तथा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय बताए जाते हैं। फिर प्रत्येक उपवाक्य का विश्लेषण सरल वाक्य की भांति किया जाता है। मिश्र वाक्य के विश्लेषण में मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के प्रकार तथा समुच्चय बोधक अव्यय बताए जाते हैं। फिर प्रत्येक उपवाक्य का विश्लेषण सरल वाक्य की भांति किया जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य विश्लेषण किया जाता है। वाक्य विश्लेषण सिखाने के लिए व्याकरण सीखने में ही अवसर मिलता है। यानी वाक्य विश्लेषण हम केवल व्याकरण शिक्षण में ही सिखा सकते हैं। इनके शिक्षण में आगमन विधि अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, अर्थात पहले उदाहरण दें फिर नियम बताएं। आगमन में उदाहरण से नियम की तरफ जाना होता है, फिर नियम के अनुसार नए उदाहरणों से अभ्यास कराया जाए। विराम चिन्हों का भी बहुत महत्व है हिंदी में, तो आपको इन विराम चिन्हों को भी ध्यान से समझना चाहिए। इसका प्रयोग करना आपको आना चाहिए और बच्चे को भी सिखाया जाना चाहिए। ये विराम चिन्ह और इनके सिंबल आगे लिखे हुए हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक, निर्देशक या डैश का सिंबल योजक चिन्ह जोड़ने के काम आता है। इन्वर्टेड कोमा किसी विशेष शब्द को इसके अंदर लिखते हैं। कोष्टक में किसी शब्द के बारे में लिखते हैं तो वो कोष्टक में संक्षिप्त जानकारी उसकी लिखते हैं। विवरण चिन्ह किसी शब्द का विवरण देने के लिए काम में लेते हैं। हंसपद ऊपर की तरफ यदि हम कुछ शब्द और ऐड करना चाहते हैं तो ये सारे विराम चिन्ह आपको प्रयोग में लेना आना चाहिए। तो लिखित भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं और विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। इससे वाक्य रचना और भावाभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है। जिस प्रकार बोलने में प्रश्न करते समय, आदेश देते समय, संबोधित करते समय, विस्मय प्रकट करते समय अपनी वाणी में उतार चढ़ाव, बल, अनुतान, उच्च और मंद स्वर का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार लेखन में अपने भावों को प्रकाश में लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यानी कोई लिखा हुआ पद है, उसको पढ़ने वाले को पता नहीं रहता कि कहाँ पे रुकना है,
कहने वाला जो बात को लिख रहा है उसका भाव कैसा है, तो विराम चिन्ह लगाएगा कि वो यहाँ पे इतना रुका है, यहाँ पे पूरा रुका है। ये विराम चिन्हों से हमें पता लग जाता है लिखने वाले के भाव का कि वो कहाँ रुकना चाहता है और कहाँ से स्टार्ट करना चाहता है, कहाँ क्या समझाना चाहता है। इसलिए हमें भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए इन विराम चिन्हों का भी प्रयोग आना चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है व्याकरण शिक्षण। किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण का शिक्षण अनिवार्य है। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा की प्रकृति व उसकी विशेषताओं का अध्ययन है। भाषा की संरचना को समझने का एक वैज्ञानिक प्रयत्न क्या है? वो व्याकरण है। किसी भी भाषा की संरचना व्याकरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो व्याकरण एक वैज्ञानिक प्रयत्न है उस भाषा को बनाए रखने का या उसकी संरचना को समझने का। यह भाषा के नियमों की संहिता है जो हमें भाषा विशेष की वाक्य रचना, शब्द रचना की व्याख्या तथा भाषा संबंधी व्यवस्थाओं का ज्ञान देती है। व्याकरण का ज्ञान शिक्षक को भाषा संरचना को समझकर विद्यार्थी की भाषा में आए हुए दूसरे विकारों के निदान और उपचार में सहायता प्रदान करना है। भाषा शिक्षण में शिक्षक अपने व्याकरण का ज्ञान का प्रयोग इस प्रकार करे कि विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सही रूप से बोलने और लिखना सीख सके। वे अपनी भाषाई अशुद्धियों को जानकर उसका स्वयं निराकरण कर सकें। इसलिए व्याकरण शिक्षण बहुत ही आवश्यक है किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि व्याकरण के व्यवहारिक नियमों का प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ यह है कि भाषा प्रयोग की दृष्टि से व्याकरण का उपयोग किया जाए। अब यहां पर व्याकरण शिक्षण के लिए दो महत्वपूर्ण विधियां बताई गई हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या किया जाता है? नियम से उदाहरण की ओर पढ़ाया जाता है। पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। तो इन दोनों विधियों का प्रयोग करके यदि बच्चे को शिक्षण करवाया जाएगा तो प्रभावी रहेगा। लेकिन यहां पर भी आगमन और निगमन में निगमन की बजाय आगमन विधि ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है और स्वाभाविक विधि है। इसमें विद्यार्थी का चिंतन होता है, परिवीक्षण होता है, सामान्यीकरण भी होता है, उचित अभ्यास के अवसर भी मिलते हैं। इससे विद्यार्थियों का न केवल मानसिक विकास होता है बल्कि स्वयं सीखने के अवसर भी उनको प्राप्त होते हैं। वह स्वयं अन्वेषण द्वारा जो कुछ भी सीखता है वह अच्छी तरह से याद रख पाता है, स्थायी होता है। इसके अतिरिक्त उसमें शिक्षा शास्त्र के शिक्षण सूत्रों, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, इस तरह की विधि से पढ़ाया जाता है। तो आगमन विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मानी गई है। लेकिन फिर भी कक्षा का स्तर, आवश्यकता, देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यथा अवसर दोनों विधियों का समन्वय करके पढ़ाया जाना अपेक्षित है। इसलिए व्याकरण शिक्षण में इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में भाषा दक्षता के विकास को विस्तार पूर्वक पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया और आपको इससे कुछ ज्ञानार्जन हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।